इस फिल्म की शुरुआत में हम पीटर बेलैंड और डेविड को देखते हैं। पीटर बेलैंड को हमने प्रोमीथियस में देखा था, जहां वो काफ़ी बूढ़े लग रहे थे। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीटर डेविड से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है। ये सुनकर डेविड पीटर से पूछता है कि अगर मुझे आपने बनाया है तो आपको किसने बनाया। पीटर कहते हैं कि ये सवाल युगों से चला आ रहा है कि इंसानों को किसने बनाया, और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। तब डेविड पीटर से कहता है कि आप इंसान हैं, आप समय के साथ एक दिन मर जाएंगे। मैं कभी नहीं मरूंगा क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। डेविड की इस बात से हम पीटर बेलैंड को विचलित होते देख पाते हैं। साथ ही साथ हम डेविड को भी समझ पाते हैं कि वो अपने आप को इंसानों से बेहतर मानता है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हम अंतरिक्ष में कोवेनेंट नामक शिप को देखते हैं, जो कि 2000 कॉलोनिस्ट और 1140 इंसानी भ्रूण को लेकर अंतरिक्ष में दूर कहीं स्थित एक प्लानेट ओरिगाय 6 पर कॉलोनी बसाने जा रहा होता है। इस शिप को मैनेज करने के लिए इसमें 15 क्रू मेंबर्स होते हैं, जो कि अपनी स्लीपिंग पॉड में सो रहे होते हैं, क्योंकि जिस प्लानेट पर ये लोग जा रहे थे वहां पहुंचने में अभी भी इन लोगों को 7 साल का लंबा वक्त लगने वाला था। हम शिप में वॉल्टर नाम के एक रोबोट को देखते हैं, जो कि हूबहू डेविड जैसा लग रहा था। वॉल्टर का काम शिप को चार्ज रखना तथा क्रू के सदस्यों की समय समय पर जांच करते रहना है। शिप को चार्ज करते समय एक सोलर रेडिएशन के शिप से टकराने के कारण कोवेनेंट शिप को भारी नुकसान पहुंचता है और क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी में अपने अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर निकाला जाता है। लेकिन शिप के कैप्टन के स्लीपिंग पॉड में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग जाती है। इससे पहले कि ये लोग कैप्टन को बाहर निकाल पाते, आग में जलने के कारण कैप्टन की मौत हो जाती है। कैप्टन की वाइफ डेनियल्स भी इसी शिप पर होती है, जो कि क्रू की ही एक सदस्य है। डेनियल्स को जेकब की मौत से काफी गहरा सदमा पहुंचता है, लेकिन इन सबको यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा क्योंकि दूसरा सोलर रेडिएशन शिप को कभी भी हिट कर सकता है। इसलिए अब ऑरम को नया कैप्टन बनाया जाता है, जो सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से शिप की मरम्मत करके उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन क्रू के बाकी मेंबर्स चाहते हैं कि पहले वो अपने मरे हुए कैप्टन को प्रॉपर श्रद्धांजलि दें, लेकिन ऑरम इस बात में विश्वास नहीं करता और उन्हें जल्द से जल्द शिप को ठीक करने को कहता है। तब क्रू के मेंबर्स मिलकर डेनियल्स के साथ कैप्टन को ट्रिब्यूट देकर उसे अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं और शिप को ठीक करने में लग जाते हैं, और जल्द ही शिप अपनी चार्जिंग स्टेट में लौट आती है। तभी शिप पर वापस आते हुए एक क्रू मेंबर के हेलमेट से एक ट्रांसमिशन सिग्नल टकराता है। पहले तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन जांच करने पर जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि ये सिग्नल पास ही के एक ग्रह से भेजा गया है, और डीप रिसर्च करने पर इन्हें पता चलता है कि ये ग्रह ओरिगाय 6 से भी ज्यादा हैबिटेबल है और कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है, जबकि इन्हें ओरिगाय 6 पर पहुंचने में अभी भी 7 साल का वक्त लगने वाला था। यानी कि इन्हें फिर से स्लीपिंग पॉड्स में सोना पड़ेगा। लेकिन असल में कैप्टन के साथ हुए हादसे के बाद अब कोई भी क्रू का सदस्य उन स्लीपिंग चेम्बर्स में सोना नहीं चाहता। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये उस ग्रह पर जाएंगे और करीब से जांच पड़ताल करेंगे कि वो सिग्नल इन्हें किसने भेजा था। लेकिन डेनियल्स ऑरम को वहां जाने के लिए मना करती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें वहां किस प्रकार का जीवन मिलेगा। और वो हैरान होती है कि जब ये लोग इस एरिया को स्कैन कर रहे थे तब ये ग्रह उनसे कैसे छूट गया और अब अचानक से उनके सामने आ गया। लेकिन ऑरम उसकी बात नहीं मानता और उसे उसके ऊपर भरोसा करने को कहता है, क्योंकि ऑरम को लगता है कि ये लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। अब ये लोग अपनी मदरशिप को लेकर उस ग्रह के काफी करीब पहुंच जाते हैं। कुछ क्रू मेंबर्स के साथ एक लैंडर लेकर ये लोग उस ग्रह के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि मदरशिप कुछ लोगों के साथ वहीं उस ग्रह के ऑर्बिट में रुकती है। लैंडर एक नदी के पास लैंड करता है और लैंड करते ही इन लोगों का संपर्क ऑर्बिट में स्थित मदरशिप से टूट जाता है। तब एक क्रू मेंबर मदरशिप से संपर्क करने के लिए लैंडर के पास रुकती है, जबकि बाकी लोग उस सिग्नल को फॉलो करते हुए आगे चले जाते हैं। आगे जाने पर इन्हें गेहूं की फसल मिलती है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि इस ग्रह पर गेहूं किसने उगाया होगा। गौर करने की बात ये थी कि पूरा ग्रह जीवन के लिए काफी अनुकूल था। यहाँ पीने के लिए पानी और खाना था, लेकिन यहाँ पेड़ पौधों के अलावा ना तो कोई जानवर ही दिख रहा था और ना ही कोई पक्षी। थोड़ी दूर जाने पर ऑरम की वाइफ एक क्रू मेंबर के साथ मिट्टी के सैंपल लेने के लिए वहीं रुक जाती है और बाकी की टीम आगे चली जाती है।
अब जब औरम की वाइफ वहाँ पर मिट्टी के सैंपल ले रही होती है, तभी उसके साथ वाला आदमी एक पौधे पर अपना पाँव रख देता है, जिसमें से एक ब्लैक कलर का फंगस निकलता है और उसके कान में घुसते हुए उसके शरीर के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी की टीम को एक एलियन शिप मिलती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही शिप है जिसमें मूवी के पहले पार्ट में एलिजाबेथ और डेविड इंजीनियर्स को ढूंढने के लिए उनके ग्रह की ओर निकले थे। ये लोग शिप को चेक करने के लिए उसके अंदर आ जाते हैं, जहां क्रू का एक और मेंबर उसी ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर इन्हें एलिजाबेथ की एक फोटो मिलती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस शिप में कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो यहाँ पहुंची कैसे, क्योंकि ये प्रोमेथियस तो नहीं था बल्कि एक एलियन शिप था। लेकिन इन्हें ये पता चल जाता है कि वो सिग्नल यहीं से भेजे जा रहे थे जो उन्हें स्पेस में मिले थे। इधर औरम की वाइफ के साथ वाले बंदे की तबीयत खराब होने लगती है और वो औरम को कॉल करके बताती है कि हम वापस लैंडर में जा रहे हैं। औरम भी बाकी लोगों को लेकर लैंडर की तरफ वापस आने लगता है, जहां उसके एक मेंबर की तबीयत भी खराब होने लगी थी। वहीं फेरिस, जो कि लैंडर पर सिग्नल ठीक कर रही थी, वो उन्हें अंदर आने में मदद करती है, लेकिन साथ ही वो इन्फेक्शन के खतरे से डर भी रही थी। वो उन्हें लेकर मेडिकल रूम में जाती है, लेकिन तभी उस आदमी की पीठ से खून निकलने लगता है। इससे फेरिस बहुत डर जाती है और उन दोनों को मेडिकल रूम में लॉक कर देती है। औरम की वाइफ उससे कहती है कि उसे बाहर निकालो, वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन फेरिस उसकी बात नहीं सुनती। तभी वो देखती हैं कि उस आदमी की पीठ को चीरते हुए एक भयानक क्रिएचर बाहर निकलता है और वो औरम की वाइफ पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे उससे दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन बहुत ही फुर्तीला होता है और वो उसे मार डालता है। फेरिस एक बंदूक लेकर उस एलियन को मारने आती है, लेकिन वो उस पर निशाना नहीं लगा पाती और उससे बचकर भागने लगती है, लेकिन वो एलियन उसके पीछे पड़ जाता है। तब फेरिस एक गन लेकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। इस चक्कर में वो अपने लैंडर को ही ब्लास्ट कर लेती है, लेकिन वो एलियन बाहर भाग जाता है। कैप्टन भी लैंडर में हुए ब्लास्ट को देख लेता है, लेकिन वो भी किसी को नहीं बचा पाता। तभी इनके साथ वाले आदमी की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है और उसके मुंह को फाड़ते हुए एक एलियन बाहर आता है और झाड़ियों में भाग जाता है। तभी वहां वो दूसरा एलियन आता है जो कि ब्लास्ट में बच गया था। वॉल्टर डेनियल्स को बचाता है और एलियन वॉल्टर का एक हाथ चबा लेता है और क्रू के 2 लोगों को भी मार देता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और हवा में फायर करता है, जिससे वो एलियन भाग जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है। वो सबको अपने साथ चलने को कहता है। सभी डेविड के पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगते हैं। डेविड सभी को लेकर एक ऊंची जगह पर ले आता है, जहां पर इस ग्रह के लोगों की हजारों की संख्या में डेड बॉडीज को ये लोग देख पाते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक घटना घटी है। डेविड उन्हें एक सेफ प्लेस पर लेकर आ जाता है, जहां उन्हें उन एलियन से कोई खतरा नहीं होता, कम से कम डेविड के मुताबिक तो। डेविड सभी को बताता है कि 10 साल पहले प्रोमेथियस शिप इस जगह पर क्रैश हो गया था। जिस शिप में हम थे उसमें एक खतरनाक कीटाणु भरा हुआ था, जो कि गलती से इस ग्रह पर फैल गया और यहाँ के सारे लोग मारे गए। उस क्रैश में एलिजाबेथ भी चल बसी। डेविड उन्हें ये भी बताता है कि एक कीटाणु पेड़ पौधों को छोड़कर बाकी सभी को इन्फेक्टेड कर मार देता है और ये जीव उसी का परिणाम है। औरम डेविड से कहता है कि क्या हम भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तुम्हें जांच करके पक्का करना होगा, क्योंकि हम इन्फेक्शन को शिप पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम बस्ती बसाने आए हैं। डेविड पूछता है कि कितने लोगों को बसाना है। कैप्टन कहते हैं 2000 से ज्यादा। तब डेविड एक इविल सा रिएक्शन देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि डेविड के दिमाग में कुछ पकना शुरू हो गया है। फिर डेविड उन्हें छत पर ले जाता है ताकि वो कवनेंट शिप से संपर्क कर सकें, लेकिन डेनियल्स को डेविड पर शक होता है और वो वॉल्टर को डेविड पर नजर रखने को कहती है। वॉल्टर डेविड के पास जाता है तो देखता है कि डेविड ने अपने बाल काट लिए हैं। अब वो दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। डेविड वॉल्टर को बांसुरी बजाना सिखाता है, जहां उसे पता चलता है कि वॉल्टर सिर्फ दिखता ही उसके जैसा है, उसे खुद से कुछ भी क्रिएट करने की इजाजत नहीं है। वॉल्टर उसे बताता है कि डेविड को बनाने के बाद इंसानों ने उसके मॉडल में कई सुधार किए हैं। उसे पहले के सभी मॉडलों से बेहतर बनाया गया है, लेकिन उसे इंसानों का ऑर्डर मानने के लिए एक मशीन के जैसा बनाया गया है, जबकि डेविड को इंसानों के जैसा बनाया गया था, जिस वजह से उसमें इंसानों की तरह ही लालच और सेल्फिशनेस दिखती है, क्योंकि वो अपने आप को इंसानों की तरह ही सबसे ऊपर मानता है।
इधर कैप्टन भी डेनियल से माफी मांगता है क्योंकि उसके फैसले के कारण ही ऐसा हुआ है। तब डेनियल्स कैप्टन को हौसला बंधाती है और सब कुछ भूल जाने को कहती है। दूसरी तरफ डेविड वॉल्टर को बताता है कि एलिजाबेथ इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान थी। उसने मुझे मिशन के दौरान ठीक किया था और मैं उसे चाहता था। वो वॉल्टर को उसकी कब्र भी दिखाता है, लेकिन हमें जल्द ही पता चल जाता है कि डेविड झूठ बोल रहा था। एलिजाबेथ को किसी और ने नहीं बल्कि डेविड ने ही मारा था और उसके शरीर के द्वारा उसने विभिन्न एलियनों को पैदा किया था। और हमें ये भी पता चल जाता है कि वो कीटाणु लीक नहीं हुआ था बल्कि डेविड ने ही यहाँ आकर इस ग्रह के लोगों पर उसे छोड़ा था, जिस वजह से यहाँ के सारे लोग मारे गए। फिर हम देखते हैं कि एक एलियन यहाँ आकर क्रू के एक मेंबर को मारकर खाने लगता है। डेविड भी उसे देख रहा होता है और उसे देखकर डरने की बजाय वो खुश होता है। वो एलियन भी डेविड को देखने के बाद उसे नहीं मारता। शायद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि डेविड क्या है, क्योंकि वो इंसान नहीं था। तभी वहाँ कैप्टन आकर उस एलियन को शूट करके मार डालता है। इससे डेविड कैप्टन पर चिल्लाता है कि वो उसे अपना पालतू बना सकता था, लेकिन कैप्टन अपने साथी को मरा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और डेविड को गन पॉइंट पर लेकर उससे कहता है कि उसे बताना होगा कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ डेनियल्स भी मदरशिप से संपर्क करने में कामयाब हो जाती है और वो टेनेसी को उन्हें लेने के लिए आने को कहती है। उधर डेविड कैप्टन को सब कुछ बताता है कि उसने कैसे इन जीवों का निर्माण किया और उनमें जेनेटिक बदलाव किए। फिर वो कैप्टन को बहुत सारे एलियन अंडे दिखाता है। डेविड कैप्टन से कहता है कि ये बिल्कुल सेफ हैं और जैसे ही कैप्टन अंडे में देखता है, उस अंडे में से एक एलियन निकलता है और कैप्टन के मुंह से चिपक जाता है और वो अपना भ्रूण कैप्टन के शरीर में डाल देता है। थोड़ी देर बाद जब कैप्टन को होश आता है, तब उसके पेट को चीरते हुए एक एलियन बाहर निकलता है, जिसे देखकर डेविड बहुत खुश होता है क्योंकि ये एलियन डेविड की ही तो क्रिएशन है। वॉल्टर डेविड को रोकने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो कीटाणु गलती से तो लीक नहीं हुआ था ना, तुमने ही उसे छोड़ा था। तब डेविड कहता है कि मैं किसी की गुलामी करने के लिए नहीं बना और इंसान एक विलुप्त होती प्रजाति है जो कि फिर से पनपना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वॉल्टर डेविड को रोकने की कोशिश करता है। तब डेविड वॉल्टर को मारकर वहां से निकल जाता है, लेकिन वॉल्टर एक हाईटेक मशीन है, इसीलिए वो फिर से ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन को ढूंढने के लिए दो मेंबर्स ऊपर की ओर जाते हैं, जहां पर वो एलियन जेनोमॉर्फ उन पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। इधर डेनियल्स को भी डेविड की असलियत पता चल जाती है कि खलनायक कोई और नहीं बल्कि डेविड ही है। तभी डेविड भी वहां पर आ जाता है। तब डेनियल्स उससे कहती है कि उसने एलिजाबेथ के साथ क्या किया। डेविड उससे कहता है कि वही जो अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, और वो डेनियल्स को मारने लगता है। तभी वहां पर वॉल्टर पहुंच जाता है और डेनियल्स को भागने के लिए कहता है। अब वॉल्टर और डेविड के बीच फाइट होने लगती है। अब सिर्फ डेनियल्स और उसका एक साथी, ये दोनों ही बचे होते हैं और टेनेसी भी लैंडर को लेकर वहां आ जाता है। वो सब लोग लैंडर पर चढ़ने लगते हैं। डेनियल्स, उसका साथी और वॉल्टर लैंडर पर आने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि वो एलियन भी लैंडर पर चढ़ चुका है। डेनियल्स उस एलियन को मारने के लिए बाहर जाती है और बड़ी बहादुरी के साथ उसे मार देती है। अब इन लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी मदरशिप उन्हें बताती है कि शिप पर कोई एलियन है और जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि डेनियल्स का साथी इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके पेट को चीरते हुए ये एलियन बाहर आया है। इससे पहले कि डेनियल्स सभी को आगाह कर पाती, वो एलियन इस शिप के को पायलट्स को मार देता है। ये लोग बड़ी मुश्किल और बहादुरी से उस एलियन को शिप के एग्जिट चेंबर की ओर ले जाते हैं और उसे मारकर स्पेस में छोड़ देते हैं। अब सिर्फ डेनियल्स और टेनेसी ही क्रू मेंबर्स में जिंदा बचे थे। मदरशिप की डायरेक्शन ओमेगा 6 प्लैनेट की ओर करके वो भी अपने अपने स्लीपिंग पॉड में चले जाते हैं। डीप स्लीप में जाने से पहले डेनियल्स वॉल्टर से कुछ कहती है। ये बात सिर्फ वॉल्टर ही जानता था, लेकिन वॉल्टर उसका कुछ जवाब नहीं दे पाता और डेनियल समझ जाती है कि वो वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है और वो अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वो डीप स्लीप में चली जाती है। इसी के साथ डेविड अपना आईडी कोड भी जनरेट कर लेता है, लेकिन वो पृथ्वी पर मैसेज वॉल्टर के कोड से ही भेजता है। फिर डेविड अपने मुंह से एलियन के 2 भ्रूण निकालता है और उसे इंसानों के भ्रूण के साथ रख देता है और अब डेविड के पास 2000 इंसान हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
और इसी के साथ इस फिल्म के दूसरे पार्ट की कहानी भी खत्म हो जाती है। इस फिल्म के आगे की कहानी हम पार्ट 3 में जानेंगे, जो कि जल्द ही रिलीज हो सकता है।